1932 में वो कौन सी ऐसी तारीखी घड़ी थी जब सब कॉन्टिनेंट को सदियों से जारी जालिमाना और एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम यानी कास्ट सिस्टम से निजात मिल सकती थी, जात पात के जालिमाना निज़ाम से निजात मिल सकती थी। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी के बर्थ ने, मोहनदास करमचंद गांधी की फास्टिंग ने किस तरीके से जात पात के इस निज़ाम को बचा लिया, किस तरीके से यहाँ पर फिर सदियों से जारी जात पात का निज़ाम मुसल्लत रहा, जारी रहा, जो आज तक जारी है। ये ख़त्म किया जा सकता था 1932 में, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं किया गया। इसे क्यों ख़त्म नहीं किया गया, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश और जुस्तजू करने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। ज़ात पात का निज़ाम, कास्ट सिस्टम बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, बल्कि साउथ एशिया के मुख्तलिफ इलाकों में सदियों से एक जारी, एक फरसूदा, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है जो इंसान को उसके बर्थ से ही, इंसान को पैदा होने से, जब इंसान पैदा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि उसका दर्जा क्या होगा, क्या वो पढ़ लिख सकता है, क्या वो आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकता है, बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकता है, नहीं गुजार सकता। ये चीज़ पहले ही तय कर दी जाती है। तो ये कम्युनिटी जो निचले, एक तो जो वर्ना का सिस्टम है, इसमें 4 जातें जो कही जाती हैं, इसमें सबसे निचली जात शूद्र है। लेकिन शूद्र से भी जो निचली जात है, जो शूद्रा से भी इन 4 जातों से आउट जिस जात को किया गया है, उसको दिल्लत जात कहा जाता है। ये दिल्लत जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आज भी इनकी आबादी है। दिल्लत यानी 2011 का जो मरदमशुमारी हुई थी इंडिया में, उसके मुताबिक 20 करोड़ से ज़्यादा हैं। अब तो खैर कई 30 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे, हो चुके होंगे दिल्लत। यहाँ पर मैं ये बात ही वाज़ेह कर दूँ कि दिल्लत सिर्फ मुसलमानों, हिंदुओं में नहीं है, बल्कि दलित इंडिया के मुसलमानों में भी है, दलित इंडिया के क्रिश्चियंस में भी है। ये जात पात का ऐसा जालिमाना निज़ाम है कि जो मुसलमान जो ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ जात पात का उस तरह नहीं है सिस्टम, लेकिन उनके अंदर भी दलित हैं, क्रिश्चियंस के अंदर भी दलित हैं, हिंदुओं के अंदर भी दलित हैं और सिखों के अंदर भी दलित हैं, जिनके पास कोई राइट्स नहीं, सदियों से कोई हकूक नहीं। यहाँ जो भी जिसकी हुक्मरानी भी रही हो, मिडीवल एरा में मुगलों की हुक्मरानी रही हो, इसमें भी जो बात की जाती है कि मुसलमानों का दौर था, असल में ये बात हिस्टोरिकली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो हिंदू अपर कास्ट थी वो भी मुगलों के साथ शामिल होती थी, मुगलों के साथ जॉइंट ये पूरा एक सिस्टम चल रहा था। जो हिंदू अपर कास्ट थी, उस दौर में भी दलित्स को सप्रेस किया गया, राइट से महरूम किया गया। और फिर जब अंग्रेजी दौर आया तो किसी हद तक दलित्स में शऊर पैदा हुआ अपने हकूक को लेकर। तो इन्हीं हकूक को लेकर दलित्स के बहुत बड़े लीडर B.R. अम्बेडकर, ये B.R. अम्बेडकर 1891 में जन्म लेने वाले, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले B.M. अम्बेडकर, सदियों बाद कोई ऐसे दलित लीडर आए थे कि जिनका आप तालीमी, जिनका आप एजुकेशनल जरा बैकग्राउंड देखें। इन्होंने डॉक्टरेट की, PhD की, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े, और उन्होंने बेतहाशा बहुत ज़्यादा इल्मी काम भी किया, फिक्री काम भी किया, एक्टिविस्ट भी रहे, पॉलिटिक्स भी करते रहे। अब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाकर दलित्स के हकूक के लिए, दलितों के हकूक के लिए यहाँ पर काम भी करते रहे, दलितों के लिए, दलितों को इज्जत का मुकाम दिलाने के लिए, बेहतर माशी, सियासी, उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए काम भी करते रहे। ये ऐसे खुद महर कास्ट से इनका ताल्लुक था। ऐसे दलित थे कि जिन्होंने आला तालीम हासिल करके फिर इंटेलेक्चुअल हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से, हर हवाले से चैलेंज किया ज़ात पात के सिस्टम को और ज़ात पात के निज़ाम को ख़त्म करने का दावा किया डॉक्टर अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर की अहमियत इस वजह से भी है कि जो इंडिया का आज कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है जनवरी 1950 में, उसमें भी डॉक्टर अम्बेडकर का किरदार था पूरा इनका फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। यानी एक किरदार था, पैरेलल किरदार था, जिसमें ये दलित्स के राइट के लिए बात करते थे, दलित्स के राइट्स के लिए मूवमेंट चलाते थे। अब दूसरी तरफ मोहनदास करमचंद गांधी, जो
1915 में इंडिया में आने के बाद तेजी के साथ मैस पॉलिटिक्स कर रहे थे, जिन्होंने अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी पेनिट्रेशन, अवाम के अंदर अपनी सियासी मुकाम एक बना लिया था, हासिल कर लिया था। तो गांधी जिस तरह हम अपने पिछले व्लॉग्स में देख चुके हैं, जिस तरह वो ब्रिटिश यहाँ से निज़ाम जल्द ख़त्म कर सकते थे, फ्यूडलिज्म ख़त्म कर सकते थे, यहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म ख़त्म कर सकते थे, तो गांधी जैसे एक पॉपुलर लीडर जिनके पीछे लाखों अवाम थी, वो अगर चाहते तो ये जात पात का निज़ाम भी ख़त्म हो सकता था। लेकिन गांधी की जात पात को लेकर, कास्ट सिस्टम को लेकर अपनी क्या थॉट थी, ये मुख्तसर हम समझते हैं, देखते हैं। गांधी के बारे में एक तो रिसर्च करना बहुत आसान काम है, यानी गांधी पर जो हिस्टोरियन, जो रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए सबसे आसान काम तो ये होता है कि मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ लिखा है, हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में, यानी इनके जो कलेक्टिव वॉल्यूम है, कलेक्टेड वॉल्यूम है, यानी पूरा जो वॉल्यूम्स कहा जाता है वो 100 के लगभग है। 100 के लगभग वॉल्यूम्स में गांधी ने जो किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं, 100 से ज़्यादा वॉल्यूम्स पर ये सब मुहित है। और ये सब कुछ इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, जो गांधी ने इतना लिखा है। ये कहा जाता है कि उस वक्त के जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो पॉलिटिशियंस थे, गांधी ने जितना लिखा है, जितनी किताबें, जितने मज़ामीन, जितना कुछ लिखा है, इतना और किसी लीडर ने जो एक्टिव भी रहा हो उसने नहीं लिखा। तो इस वजह से गांधी के नज़रिए को समझना बड़ा आसान हो जाता है कि वो खुद अपनी तहरीरों में क्या नज़रियात दे रहे हैं, क्या सोच दे रहे हैं। तो गांधी का कास्ट सिस्टम के बारे में क्या निज़ाम था, क्या सोच थी, जिस तरह उनकी सोच बाकी भी जो है वो मामलात में बहुत ज़्यादा माजी परस्ती की थी, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक थी। जैसे हिंद स्वराज उनकी किताब 1909 में है, इसमें वो कहते हैं कि रेलवे सिस्टम गलत है, रेलवे सिस्टम की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री एक गुनाह है, हॉस्पिटल्स नहीं होने चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स होते हैं तो फिर इंसान अपने जिस्म पर तवज्जो नहीं देता, परवाह नहीं करता अपनी सेहत की, तो हॉस्पिटल भी। और इन सब को जो जदीद तरक्की का पैमाना है, 1909 में इन्होंने किताब लिखी हिंद स्वराज, इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, रेलवे को, हॉस्पिटल्स को, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को सैटानिक सिविलाइजेशन का नाम दिया, यानी शैतानी तहजीब का नाम दिया। क्योंकि गांधी बहुत ज़्यादा माजी परस्त थे, दुनिया आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन गांधी कहते थे कि चरखा चलाकर कपड़ा बनाना चाहिए, खद्दर इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि ये दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। तो अब ज़ात पात के हवाले से भी जो गांधी की अपनी राइटिंग्स हैं, खुद गांधी की लिखी हुई, वो क्या कहती हैं, यहाँ मैं आपको चंद मॉडल्स पेश कर देता हूँ कि गांधी ज़ात पात को लेकर क्या लिखते हैं, ज़ात पात को लेकर, उनकी कास्ट सिस्टम को लेकर उनके क्या व्यूज़, क्या नज़रियात थे। अब ये गांधी के अपने वर्ड्स में ही हम देखते हैं, जो उनकी अपनी सिलेक्टिव राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने खुद राइटिंग्स लिखी। अब इसमें गांधी का खास जो ज़ात पात को लेकर ये चंद पॉइंट्स मैंने निकाले। जैसे गांधी कहते हैं कि हिंदू सोसाइटी खड़ी ही इसलिए रही, हिंदुइज्म बचा ही इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पर ज़ात पात का सिस्टम था। फिर वो कहते हैं कि जो स्वराज है, ये आज़ादी है, ये ज़ात पात की वजह से ही मिलेगी। फिर वो ये कहते हैं कि जो ज़ात पात का निज़ाम है, ये एजुकेशन के लिए भी ज़रूरी है, ये जुडिशल सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि जो इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज है, यानी एक दलित एक ब्राह्मण के साथ खाना खाने की उसको इजाज़त नहीं, या वो शादी वहाँ नहीं कर सकता, एक दलित जो है किसी ब्राह्मण घराने में शादी उसकी नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक साथ खाना खाने से कोई फ़र्क पड़ता तो यूरोप के अंदर जंगें ना होती। फिर वो ये कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है ये तबाह नहीं करना चाहिए, वेस्टर्न हमें यूरोप के सिस्टम की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण सही तरीके से अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करेगा तो अगले जन्म में वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, अगले जन्म में वो शूद्र हो जाएगा या दलित बन जाएगा। फिर वो ये कहते हैं बचाने के लिए कास्ट सिस्टम को कि ये इन्फॉर्मिटी की बात नहीं है, ये कम्प्लेक्स की बात नहीं है। और गांधी ये भी कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं कि मैं किसी ब्राह्मण को शूद्र कह दूं, किसी शूद्र को ब्राह्मण कह दूं। तो ये गांधी के चंद ऐसे नज़रियात थे, ऐसे ख्यालात थे
जात पात को लेकर ये आपको सब जो मैंने दिखाया आपको इंटरनेट पर भी दस्तयाब है, क्योंकि गांधी के कलेक्टेड वर्क्स जो हैं वो इंटरनेट पर ही मिल जाते हैं। गांधी की जो आर्काइव्स हैं उसमें सब पता चल जाएगा, मालूम आपको हो जाएगा कि गांधी जात पात को यानी बुनियादी तौर पर वो ये कहते थे कि जात पात की वजह से ही हिंदू निज़ाम बचा हुआ है, जात पात की वजह से ही आज़ादी मिलनी है, जात पात की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही ये सब कुछ सिस्टम चल सकता है, और सारा डिफेंड यानी जात पात को मुकम्मल तौर पर कर रहे थे। अब 1932 में हुआ क्या? 1931 में के एंड में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ब्रिटिश ने बरतानिया में इंडिया के बड़े पॉलिटिशियंस को, तमाम सियासी जमातों को, बड़ी सियासी रहनुमाओं को बुलाया था ताकि इंडिया के मुस्तकबल के हवाले से कोई कानून साजी की जा सके। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, दलित लीडर, हिंदू महासभा, तमाम अहम लीडर्स को बुलाया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 3 हुई थी। जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये दिसंबर 1931 में हुई थी, और इसके बाद फिर गांधी 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने भी शिरकत की थी। गांधी वापस 1932 में आए तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सितंबर में यानी सितंबर से पहले 1932 में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने ऐलान किया 1932 में कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम आएगा इसमें दलित्स को भी यानी अनटचेबल्स को भी, निचली जात वालों के लिए भी सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा। जुदा गाना इंतखाबात, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम होगा जिस तरह मुसलमानों के लिए था, यानी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। रमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि यह होगा कि किसी हल्के से अगर कोई दलित खड़ा है, सियासतदान दलित उम्मीदवार खड़ा है, तो उसको सिर्फ दलित ही वोट दे पाएंगे, और वो फिर दलित के तर्जुमान के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर असेंबली में आएगा, सेंट्रल असेंबली में आएगा, या नीचे जो सूबाई स्टेट असेंबलियां थी वहां पर आएगा। ये सिस्टम मुसलमानों को तो मिल गया था। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर की तहरीक की वजह से अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया कि दलित्स को भी ये सिस्टम मिलेगा, रिजर्वेशन अलग, सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसमें दलित खुद अपने तर्जुमान, खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब करेंगे और वो असेंबली में फिर जाएंगे। अब यहां पर गांधी ने एक ऐलान कर दिया 16 सितंबर 1932 को। उन्होंने कहा मैं तब तक व्रत रखूंगा, तब तक मैं फास्टिंग रखूंगा जब तक मैं मर नहीं जाता, और ये फास्टिंग में, ये व्रत में इसी सूरत खत्म करूंगा अगर ये जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है दलित्स के लिए ये वापस नहीं ले लिया जाता। यानी दलितों को ये जो अलग एक खुद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिल रही है ये वापस नहीं ली जाती, वापस ले ली जाए, वरना फिर मैं फास्टिंग कर रहा हूं और ये मरने तक फास्टिंग जारी रहेगी। अब यहां पर 16 सितंबर 1932 के बाद गांधी तब जेल में ही थे, पूना जेल में थे। गांधी की फास्टिंग की वजह से बड़ा इशू पैदा हो गया। अब कांग्रेस के लीडर्स ने BR अम्बेडकर का एक तरह का तरला मिन्नत करना शुरू कर दिया कि जाइए गांधी जी की जान को बचाइए, मोहनदास करमचंद गांधी, वरना फास्टिंग के दौरान उनकी डेथ हो सकती है, तो फिर आप इसके जिम्मेदार होंगे। अब BR अम्बेडकर इस गांधी के इस फास्टिंग पर और कांग्रेस के लीडर के दबाव पर मजबूर होकर फिर गांधी से उन्होंने मुलाकात की, और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इस पूना पैक्ट में BR अम्बेडकर मजबूर हो गए कि जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था दलित्स के लिए, वो उन्होंने अपनी शर्त वापस ले ली। उस फास्टिंग, गांधी की फास्टिंग की वजह से दलित्स के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, लेकिन वो सीट रिजर्व ऐसी थी कि उनमें हिंदू भी वोट दे, अपर कास्ट के लोग भी वोट दे सकते थे, बाकी जातों के लोग भी वोट दे सकते थे, लेकिन सेपरेट इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं दिया गया कि दलित सिर्फ दलित को उम्मीदवार को वोट देगा, सिर्फ दलित ही खड़े होंगे, ये उनका हक नहीं माना गया। अब यहां पर अगर गांधी चाहते तो जात पात के निज़ाम को ख़त्म कर सकते थे। इस वजह से खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945 में पब्लिश हुई। ये देखने वाली किताब है। इससे पहले भी डॉक्टर अम्बेडकर ने एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये असल में स्पीचेस थी डॉक्टर अम्बेडकर की जात पात के निज़ाम के खिलाफ। ये स्पीचेस उन्होंने 1936 में शाया करवाई, पब्लिश करवाई। डॉक्टर अम्बेडकर ने, जिस तरह मैंने कहा, बहुत किताबें लिखी हैं। इन्होंने पार्टीशन, पाकिस्तान और भी बहुत कुछ लिखा है। ये भी आगे जब इवेंट्स आएंगे तो उनकी किताबों का जिक्र भी जारी रहेगा।
तो यहां पर अब 24 दिसंबर 1932 को ये पूना पैक्ट होता है। अब गांधी अगर चाहते, जिस तरह गांधी ने कहा कि दलित्स को जो बाहर नहीं रख, सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम नहीं मिलना चाहिए, असल में खतरा यह था कि दलित्स को अगर मिल गया तो फिर जो हिंदू अपर कास्ट होंगी उनकी तादाद घट जाएगी, हिंदुओं की तादाद घट जाएगी, क्योंकि दलित तो करोड़ों में है, तो इस तरह वो हिंदुओं को पॉलिटिकली एक नुकसान होगा। असल मकसद ये था। लेकिन यहां पर अगर कोई ऐसा लीडर, कोई विजनरी लीडर होता जो मुस्तकबिल फारसी करता, तो जब ये सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम अंग्रेजों ने ऐलान किया था, तो यहां गांधी एक ऐलान कर सकते थे कि जात पात का निजाम ही खत्म कर देना चाहिए, जो डॉक्टर अम्बेडकर का एक मुतालबा था। डॉक्टर अम्बेडकर भी ये बात करते रहे कि गांधी वक्त के साथ साथ ये तो कहते आ रहे हैं कि दलित्स को राइट्स मिलने चाहिए, दलित को भी उसी कुएं से पानी पीना चाहिए जहां से ऊंची जात के बंदे पी रहे हैं, दलित्स को भी इंटर डाइनिंग की, इंटर मैरिज की आज़ादी होनी चाहिए, इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन वो जात पात के निज़ाम को इनिलेट करने का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वही बात कि गांधी के लाखों फॉलोअर्स थे, अगर वो ये ऐलान कर देते कि जात पात, अगर 1932 में जब सेपरेट इलेक्ट्रिकल सिस्टम ये आया, तो वो सिरे से ऐलान कर देते हैं कि हम तो जात पात को ही एनिलेट करते हैं, अब जात पात का निज़ाम नहीं रहेगा, तमाम लोग जो जात पात पर ये अमल कर रहे हैं वो जात पात छोड़ दें। तो आप सोचिए लाखों की तादाद में लोग खुद ही जात पात छोड़ देते, ये इशू ना रहता। लेकिन गांधी ने अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में आज तक ये जो इशू चल रहा है जात पात का, ये गांधी अगर चाहते तो 1932 में ख़त्म किया जा सकता था। गांधी एक तहरीर की सूरत में, एक ऐलान की सूरत में एनिलेट कर सकते थे, अपने लाखों फॉलोअर्स को कह सकते थे कि इस निज़ाम को सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाए, तो ये निज़ाम काफ़ी हद तक ख़त्म होता। जो आज इसका हमारे सामने भयानक चेहरा एक आ रहा है वो ना होता। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसको सिर्फ एक मज़हब के साथ देखना गलत है। मुसलमानों में भी दलित हैं जिनको पूरे राइट्स नहीं मिलते, क्रिश्चियंस में भी दलित हैं जिनको पूरे राइट्स नहीं मिलते। तो आज तक ये जात पात का मसला जो सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है, मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ टाइटल्स के साथ, ये इस तरह ना होता। तो ये एक अहम इवेंट 1932 का पूना पैक्ट जो मैंने आज इस वीलॉग में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को। शुक्रिया।